नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 की। और ये चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास से संबंधित। तो इसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि क्या है, विकास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की संकल्पना क्या है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों को हम देखते हैं मानव विकास के अंतर्गत, और साथ ही साथ मानव विकास के उपागम क्या क्या हैं, इसको हम लोग समझेंगे। और फिर मानव विकास का जो प्रतिरूप होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे, बहुत सारे देशों की तुलना करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वृद्धि और विकास, ये दो शब्द आते हैं हमारे सामने और दोनों ही शब्द एक समय के अंतर्गत परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इन दोनों ही शब्दों में अंतर होता है। इसमें जो ग्रोथ होता है या वृद्धि होती है, वृद्धि क्वांटिटेटिव और वैल्यू न्यूट्रल होती है, यानी इसमें जो परिवर्तन होता है, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी परिवर्तन होता है, उसकी माप संभव है, दैट मे बी क्वांटिफाइड। और इसमें वैल्यू न्यूट्रल इन द सेंस कि इसमें क्वालिटी की जगह नहीं होती है इन जनरल। लेकिन यहीं पे डेवलपमेंट जो होता है, विकास होता है, विकास क्वालिटेटिव होता है और हरदम सदैव वैल्यू पॉजिटिव होता है। विकास सकारात्मक होता है और वृद्धि नकारात्मक भी हो सकती है, क्योंकि ये वैल्यू न्यूट्रल होती है। और नकारात्मक वृद्धि या सकारात्मक वृद्धि, ये दोनों ही क्वांटिफाई किए जा सकते हैं, माप की जा सकती है। लेकिन डेवलपमेंट हरदम क्वालिटेटिव होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या ये 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गई, तो ये एक वृद्धि को प्रदर्शित करती है। लेकिन उस शहर में आवास की सुविधाएं और जो एक नगरीय लाइफ के लिए बेसिक सुविधाएं हैं, यदि उनमें वृद्धि नहीं होती तो इस वृद्धि को विकास के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। विकास तब होता जब उस शहर के नागरिकों के लिए आवासीय सुविधाएं बढ़ती, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती, उनके लिए स्कूल की सुविधाएं बढ़ती। तो ये क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है, जिसको हम लोग विकास कहते हैं। तो बेसिकली वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है कि वृद्धि नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, और यह मूल्य से निरपेक्ष होती है। लेकिन जो विकास होता है वो सदैव सकारात्मक होता है और वो क्वालिटेटिव होता है, उसमें गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। तो जो मानव विकास का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझते हैं, इस विकास से ही संबंधित है। तो बात करते हैं मानव विकास के कॉन्सेप्ट की। तो ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में दिया, और यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच होती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष 1990 के बाद से एचडीआर जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट आधारित है महबूब उल हक द्वारा दिए गए मानव विकास के कॉन्सेप्ट पे। तो बेसिकली जो हक साहब मानते थे, हक का मानना ये था कि मानव विकास को कहते हैं एनलार्जिंग पीपल चॉइसेज, यानी मनुष्य में चयन की जो स्वतंत्रता होती है उसका दायरा बढ़ता चला जाए, जिसके कारण मनुष्य एक लंबी, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण लाइफ जी सके। भारत के नोबेल अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये भी सहयोगी थे हक साहब के। तो अमर्त्य सेन साहब परिभाषित करते हैं कि इंक्रीज इन फ्रीडम और डिक्रीज इन अनफ्रीडम, जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता में वृद्धि होती जाए। और ये स्वतंत्रता किस चीज की है? एनलार्जिंग पीपल चॉइसेज, यानी जो हमारे ऑप्शंस है, जो हमारी चॉइसेज है, उसकी रेंज बढ़ जाए। तो इस प्रक्रिया को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशन या एक अंग है, और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, और ये बहुत सारी कंट्रीज को कवर करता है। इस मानव विकास के केंद्र में मनुष्य रहा है, और विकास की संकल्पना एक ऐसे पर्यावरण के रूप में है जिसमें मनुष्य एक मीनिंगफुल लाइफ या सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। तो सार्थक जीवन या मीनिंगफुल लाइफ ऐसे जीवन के रूप में है जो स्वस्थ, सम्मानजनक और एक लंबी लाइफ हो, लेकिन इस लाइफ में कुछ न कुछ पर्पज हो, कुछ न कुछ उस लाइफ का उद्देश्य हो। तो ऐसे लाइफ को मीनिंगफुल लाइफ या सार्थक जीवन कहा जाता है। इस लाइफ का तात्पर्य हम लोग ऐसे लाइफ से लेते हैं जिसमें मनुष्य स्वस्थ हो और अपने टैलेंट को डेवलप कर पाने की स्थिति में हो, उसको इस तरह का पर्यावरण मिले, और साथ ही साथ वो सोसाइटी
और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। तो ये विकास की अवधारणा है और मानव विकास एक बहुत ही व्यापक दायरा है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करती है। अब इसके जो 3 मुख्य क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र है एक्सेस टू रिसोर्सेज यानी संसाधनों तक व्यक्ति की पहुंच, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है शिक्षा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच, इन 3 क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स डेवलप किए गए हैं और इन्हीं इंडिकेटरों पे यूएनडीपी अपना एचडीआर प्रत्येक वर्ष जारी करता है। अभी रिसेंटली 2024 का एचडीआर जारी हुआ है। तो चाहे अमर्त्य सेन हो चाहे हक साहब हो, इन दोनों ने जो परिभाषा दिया था मानव विकास का, वो एनलार्जमेंट ऑफ चॉइसेज। तो एनलार्जमेंट ऑफ चॉइसेज ये लोगों की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है और ये कैपेबिलिटी किस किस एरिया में होनी चाहिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और संसाधनों की पहुंच तक होनी चाहिए। अगर इन 3 क्षेत्रों में लोग अपने चयन की स्वतंत्रता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो यह मानव विकास का एक महत्वपूर्ण घटक होगा। अब हम लोग समझते हैं पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जैसे बिल्डिंग में पिलर्स होते हैं वैसे मानव विकास के कुछ स्तंभ होते हैं। तो पहला स्तंभ है इसमें इक्विटी। इक्विटी यानी समता या समानता। यह एक ऐसा विचार है कि जिसमें लोगों को धर्म, लिंग, आयु और भारतीय केस में देखें तो जाति व्यवस्था, इन सब से हट के जो भी रिसोर्सेज हैं या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या शैक्षणिक सुविधाएं हैं, इनके तक इक्वल रीच, समान मात्रा में पहुंच सारे लोगों की होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट इक्विटी का है या ये पिलर इक्विटी का है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी या सतत पोषणीयता का मतलब ये होता है कि जो भी हमको चॉइसेज मिल रही हैं या जो समान अवसर मिल रहे हैं वो लंबे समय तक चलते रहें, उनकी धारणीयता या सतत पोषणीयता बनी रहे, यानी अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता बनी रहे और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जाता है। जैसे हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारी भावी पीढ़ियों के लिए ये रिसोर्सेज बचे रहें। तो ये दूसरा पिलर है सस्टेनेबिलिटी या धारणीयता। तीसरा पिलर है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। यह उत्पादकता मनुष्य को केंद्र में रखते हुए है, यानी मानव श्रम या मानव की उत्पादकता बढ़नी चाहिए। और वो किस स्थिति में बढ़ेगी, जब किसी भी मनुष्य या किसी भी समुदाय को ऐसे अवसर मिले जिनसे वो अपने टैलेंट का विकास कर सके। तो बेसिकली ये जनसंख्या की उत्पादकता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको पता है कि जनसंख्या ही किसी देश का वास्तविक संसाधन है और संसाधनीयता की स्थिति में जनसंख्या की कार्यकुशलता यदि बढ़ेगी तो ये उत्पादकता बढ़ेगी और इससे विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, या ये कहें कि विकास और ज़्यादा स्थायी होगा। अब इसमें जो चौथा पिलर है एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि हमारे पास जो भी ऑप्शन है उनको चुनने के लिए हमारे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह सशक्तिकरण किसी जनसंख्या में बढ़ी हुई स्वतंत्रता और उनकी कैपेबिलिटी के निर्माण के कारण आती है और इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि समाज के जो भी वर्ग जो मार्जिनलाइज्ड हों या जिनका विकास कम हुआ है उनकी एम्पावरमेंट बढ़े। तो ये 4 पिलर हैं मानव विकास के। यदि एक भी पिलर इसमें कमजोर पड़ा तो मानव विकास समुचित तरीके से हो पाना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं अप्रोचेज की। अप्रोच होता है कि हम लोग मानव विकास को किस तरह से देखते हैं, इसको हम लोग मानव विकास के उपागम कहते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला अप्रोच है इसको कहते हैं इनकम अप्रोच या आय उपागम, और इस आय उपागम को ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। इसमें यह माना जाता है कि यदि किसी देश की आय बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ती है, तो उनकी जो रेंज ऑफ चॉइसेज होंगी वो अधिक हो जाएंगी। तो अधिक रेंज ऑफ चॉइसेज होगा तो फ्रीडम व्यक्तिगत रूप से अधिक होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर अवसरों के चयन में स्वतंत्र होंगे। तो ये पहला अप्रोच है कि यदि इनकम बढ़ती है तो मानव विकास का स्तर बढ़ेगा। अब इसमें जो दूसरा अप्रोच है वेलफेयर अप्रोच, ये अप्रोच कहता है कि जब सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और जो सामाजिक एम्यूनिटीज हैं इनके ऊपर व्यय अधिक करती है तो लोग ज़्यादा मात्रा में लाभान्वित होते हैं, तो विकास का स्तर बढ़ेगा। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये मनुष्य को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं मानता है, ये मनुष्य को पैसिव
रिसिपेंट के तौर पे मानता है, जिसमें मानव विकास की सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि सरकार यदि एजुकेशन, हेल्थ और सोशल अम्यूनिटीज पे व्यय करे तो मानव विकास संभव है। तो इस अप्रोच को कहते हैं वेलफेयर अप्रोच। इसमें तीसरा अप्रोच है बेसिक नीड्स अप्रोच या आधारभूत आवश्यकता उपागम, और यह उपागम बेसिकली दिया गया है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बेसिकली पहले लीग ऑफ नेशन से जुड़ा था और ये भी यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच है, और ये ब्रांच, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड में। और ये जो 6 बेसिक नीड्स हैं, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, वाटर सप्लाई यानी जल की आपूर्ति, स्वच्छता और हाउसिंग, इन 6 इंडिकेटर पे काम करता है बेसिक नीड्स अप्रोच। तो यह उपागम मानता है कि यदि इन 6 क्षेत्रों में कार्य हुआ तो मानव विकास का स्तर ऊपर उठेगा। और जो लास्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच बेसिकली अभी हमने पीछे देखा था, ये अमर्त्य सेन साहब का विचार है। तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ है, और इसमें जैसे ही मानव की क्षमता बढ़ेगी तो मानव की क्षमता बढ़ने के साथ साथ मानव विकास का स्तर भी बढ़ेगा। और ये क्षमताएं किस स्तर पे? ये क्षमताएं होंगी स्वास्थ्य में, शिक्षा में और एक्सेस टू रिसोर्स में। हम 3 क्षेत्र देखते हैं जो मानव विकास के इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं। एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इन्हीं 3 आधारों पे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम HDR रिपोर्ट जारी करता है, और इन 3 आधारों के डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। तो ये इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, UNDP कैसे रिपोर्ट तैयार करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये डायग्राम है आपके सामने, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास को हम लोग कैसे मापते हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 डायमेंशन है, 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र में पहला लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी ये जो हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं, और दूसरा है शिक्षा या ज्ञान, और तीसरा इंडिकेटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ए डिसेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवन स्तर। जीवन स्तर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ये डिफाइन होता है संसाधनों की पहुंच तक, यानी जितने संसाधनों तक हमारी पहुंच होगी हमारा जीवन स्तर उतना ही अच्छे से होगा, क्वालिटेटिव होगा। तो पहले जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में जब इंडिकेटर की बात करते हैं तो ये इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा वह अनुमानित आयु होती है जितना एक बच्चा जन्म लेने के समय जीने की आशा की जाती है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी उदाहरण लिया जाता है ये हेल्थ सेक्टर का, और इसके आधार पे तैयार होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंडेक्स। दूसरा जो नॉलेज है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें 2 इंडिकेटर्स हैं। पहला है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी स्कूल में प्रत्याशित कितने समय तक कोई भी बच्चा या जनसंख्या का कितना भाग रहता है, और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। बहुत से लोग स्कूल जाते हैं लेकिन बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये दोनों इंडिकेटर मिला के तैयार किया जाता है एजुकेशन का इंडेक्स। तीसरा है डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड या एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज को हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इसकी तुलना की जाती है, और ये PPP मीन्स परचेज पावर पैरिटी या क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तय की जाती है, और ये है US डॉलर में। तो क्रय शक्ति क्षमता होती है कि जैसे विभिन्न देशों में विभिन्न मुद्राओं में कितना खरीदारी की जा सकती है, तो उसका एक इक्वलाइजेशन किया जाता है कि डॉलर में जितना खरीदारी हो सकती है कुछ आवश्यक वस्तुओं की, उतना रुपए में हो सकता है, उतना दिनार में हो सकता है, रियाल में हो सकता है, विभिन्न मुद्राओं में हो सकता है। तो उनको बराबर बराबर किया जाता है। तो इस पद्धति को क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं। तो इसके आधार पे ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये 3 इंडेक्स तैयार किए जाते हैं, और तीनों का वेटेज 1/3, 1/3 और 1/3 होता है। इन तीनों के आधार पे जो डेवलपमेंट का इंडेक्स निकाला जाता है वो दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। तो 1 की तरफ जो वैल्यू अधिक होगी वो मानव विकास के इंडेक्स पे अधिक विकसित माने जाएंगे, और जिनकी वैल्यू 0 के नज़दीक होगी वो बहुत ही कम विकसित माने जाएंगे।
और इन्हीं 3 इंडेक्स के आधार पे HDI पूरे वर्ल्ड में निकाला जाता है, अलग अलग देशों का अलग अलग क्रम में। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ एक इंडेक्स की गणना और की जाती है, और वो इंडेक्स है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी मानव का निर्धनता सूचकांक। और यह निर्धनता सूचकांक मानव विकास सूचकांक की कमियों की भी गणना करता है। पहली बार यह 1997 में मानव विकास रिपोर्ट के साथ ही प्रदर्शित किया गया, HDR रिपोर्ट के साथ ही, लेकिन 2010 से इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रूप में UNDP प्रकाशित करता है। तो ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के रूप में ये सेपरेटली पब्लिश किया जाता है। अब इसके जो इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड पे ये भी काम करता है। हेल्थ के सेक्टर में जहां HDI लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे वर्क करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो निर्धनता सूचकांक है, यह शिशु मृत्यु दर पे काम करता है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन पे, पोषण और कुपोषण पे काम करता है। जो दूसरा इंडिकेटर है एजुकेशन से संबंधित, तो ये स्कूल अटेंडेंस पे काम करता है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पे काम करता है। तो जहां जहां कमियां रह गई मानव विकास के सूचकांक में, उनको बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें जो तीसरा इंडिकेटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जैसे खाना बनाने का ईंधन हुआ, सैनिटेशन हुआ, बिजली हुआ, पेयजल हुआ, आवासन हुआ या हाउसिंग हुई, इन सब पे ये इंडिकेटर सूचना एकत्रित करता है कि कौन सा ग्रुप या तो इससे वंचित है या किसको ये मिल रहा है। तो इन 3 इंडिकेटरों के आधार पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भी जारी किया जाता है। तो बेसिकली मानव के विकास को जब हम देखते हैं तो HDI और MPI इन दोनों को मिला के देखा जाता है। तो इसमें जैसे नॉट सर्वाइविंग टिल एज या 40 ये शो करता है मोर्टलिटी को। एडल्ट लिटरेसी रेट, द पीपल हु आर नॉट एक्सेस द क्लीन वाटर, बच्चों के कुपोषण से संबंधित है। तो ये सारे इंडिकेटर इसमें यूज किए जाते हैं। UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इन 2 का प्रयोग किया जाता है मानव विकास के स्तर को नापने के लिए। मानव विकास को मापने की विधियां भी धीरे धीरे परिवर्तित होती रह रही हैं। तो इन 2 के अलावा तीसरा मिला है इसमें कि करप्शन या भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता में सीधा संबंध है। इसी क्रम में एक और इंडिकेटर उभर के आता है, इसको हैप्पीनेस इंडेक्स या प्रसन्नता सूचकांक के नाम से जाना जाता है। तो भूटान एक ऐसा देश है, भारत के बगल में ही है, जो ग्रास नेशनल हैप्पीनेस को अपनी कंट्री के प्रोग्रेस के रूप में मेजर करता है। ये ग्रास नेशनल हैप्पीनेस ये स्पिरिचुअल थिंकिंग, नॉन मटेरियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को ये प्रदर्शित करता है। यानी ये भौतिक संसाधनों की तुलना में आध्यात्मिक संसाधनों पे अधिक बल देता है। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इसमें जो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त, जेनरोसिटी यानी लोगों की उदारता, लोगों का स्वास्थ्य और लोगों की जो चॉइसेज होती है, चयन की स्वतंत्रता और लोगों का खुश रहना, इन सब चीजों पे ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। और ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स में 2024 में जो सबसे पहला रैंक था जिस कंट्री का, वो कंट्री है फिनलैंड। ये यूरोप में स्थित एक देश है जो विश्व का सबसे खुश देश है। और इसमें भारत की रैंक है 126, यानी हम लोग खुश रहने के मामले में हम भारतीय 126वें नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी 125 देश हमसे ज्यादा खुश हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कंपैरिजन की, जो मानव विकास है उसकी अंतर्राष्ट्रीय तुलना की। जो मानव विकास का स्कोर है विभिन्न देशों का, वो कैसे निकाला गया है। पहला क्राइटेरिया हेल्थ, दूसरा क्राइटेरिया एजुकेशन और तीसरा एक्सेस टू रिसोर्सेज। और अभी हमने पीछे इसको समझा हुआ है कि जब हेल्थ की बात करते हैं तो हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा को लेते हैं। जब एजुकेशन की बात करते हैं स्कूलिंग के समय को लेते हैं। जब एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को लेते हैं। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर की जाती है। तो ये बेसिकली उस स्कोर को हम लोग 1/3 जब वेटेज देते हैं तो स्कोर का 1 आएगा और जो सबसे कम होगा वो 0 आएगा। तो ये HDR का जो स्कोर है 0 से 1 के बीच में होता है। तो इस आधार पे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 4 ग्रुप में बांटा गया है पूरे वर्ल्ड में देशों को। सबसे पहला इसमें वेरी हाई, बहुत अधिक उच्च मानव विकास वाले देश। इसमें जो स्कोर होता है, जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर होता है। और इस समय
2024 के रिपोर्ट के अनुसार यह 69 देश हैं इसमें। दूसरा स्कोर है हाई डेवलपमेंट का, तो हाई का जो स्कोर है 0.7 से लेके 0.799 तक, और इसमें जो देश आते हैं नई रिपोर्ट में ये 49 है जो 2024 की रिपोर्ट है। तीसरा क्रम आता है मध्यम देशों का, जिसमें स्कोर है 0.55 से लेके 0.699 तक, और इसमें जो देशों की संख्या है वो 37 की जगह 41 है। और सबसे जो लो है, जो चौथे नंबर पे देश आते हैं, इन जिनका स्कोर 0.549 से लेके 0 तक है, नीचे तक है। और इस ग्रुप में 34 देश हैं। तो जब हम इनको सबको जोड़ते हैं तो हमारे टोटल यूनाइटेड नेशन के मेंबर देश हो गए 193। तो विभिन्न 193 देशों को इनके सूचकांकों के आधार पे इन 4 कैटेगरी में रखा गया है। और इन 4 कैटेगरीज के देशों में जिन देशों ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में और रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी में बहुत अच्छा काम किया है, उनको रखा गया है वेरी हाई HDR कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि उनका स्कोर 0.8 या उससे अधिक है। और इनमें ये देश हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने संसाधनों को बहुत ही बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया है। उनका जो खर्च है वो सोशल सेक्टर पे ज़्यादा है, जिससे वहाँ लोगों की रेंज ऑफ चॉइसेस बढ़ी हैं। दूसरे नंबर पे जो हाई HDR कंट्रीज हैं, ये ऐसे देश हैं जो बेसिकली कॉलोनियल पावर रहे हैं और उनमें सामाजिक असमानता कम पाई जाती है। इसमें 49 देश हैं। मीडियम HDR वाले देश, ये ऐसे देश हैं जिनका विकास बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध या उसके भी बाद से हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश जो उपनिवेश हुआ करते थे, कॉलोनी हुआ करते थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्र हुए और वे अब मानव विकास के पथ पे आगे बढ़े। और लो कंट्री में जो देश हैं, बेसिकली अफ्रीकन देश हैं या ऐसे देश हैं जहाँ पे अशांति का माहौल हुआ, युद्ध होते रह रहे हैं, या अकाल पड़ा हुआ है, या उनके पास बीमारियों का अंबार लगा हुआ है, तो इसमें मुख्यतया अफ्रीकन देश आते हैं। तो इन देशों को जब हम मानचित्र पे देखते हैं तो कुछ इनका वितरण इस तरह से आता है। इस मानचित्र पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये पश्चिमी यूरोप के देश, इसके बाद इधर ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका के देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, इन सबों का विकास बहुत ही उच्च है, यानी ये 0.8 से ऊपर में है। ये कलर हम देख सकते हैं 0.8 है। तो जो कंट्री इस कलर में है इनका डेवलपमेंट अत्यधिक उच्च है। अब 0.7 से 0.99 ये हमारी कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2। इसमें जो देश हैं जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना, यूरोप के और देश, रूस वगैरह, ये सारे आ जाते हैं। 0.6 के बाद 0.55 के बाद ये कैटेगरी 3 है हमारी, इसी में हमारा इंडिया भी आता है। और इससे नीचे वाले कंट्री ये कैटेगरी 4 है, यानी बहुत ही कम डेवलप्ड है। तो इसमें हम देखेंगे तो मोस्टली अफ्रीकन कंट्री, ये सारी कंट्रीज। तो जो सबसे पहला कंट्री है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वो है हमारा स्विट्जरलैंड, जो HDR में रैंक 1 है। स्विट्जरलैंड यहाँ छोटा सा कंट्री है। और स्विट्जरलैंड के साथ एक लंबे समय तक नंबर 1 रहा है नॉर्वे है दूसरे स्थान पे। नॉर्वे के बाद आइसलैंड, हांगकांग के बाद स्वीडन है। तो ये सारे छोटे कंट्री हैं जिन्होंने अपने संसाधनों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है और लोगों की जो रेंज ऑफ चॉइसेज हैं या चयन की स्वतंत्रता है वो बढ़ी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंडिया और उसके पड़ोसी देशों का। तो इंडिया के 2 पड़ोसी देश, एक चाइना की रैंक है 75 HDR 2024 के अनुसार, और श्रीलंका की रैंक है 78, बांग्लादेश की रैंक 129 और भारत की रैंक है 134। भारत के पीछे 2 पड़ोसी हैं, एक है म्यांमार की रैंक है 144 और दूसरा जो सबसे पीछे है पाकिस्तान की रैंक HDR पे 164 है। तो भारत के पड़ोसियों में भारत से पीछे केवल म्यांमार और पाकिस्तान की स्थिति है। बाकी चीन, श्रीलंका, भूटान, ये सब भारत से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं HDR के ऊपर। ये एक इंटरनेशनल कंपैरिजन हुआ मानव विकास सूचकांक के स्तर से। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।